हेलो व्यूअर्स, तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वोल्केनोस से इन टाइप्स के बारे में पढ़ लिया था भैया, कैसे कैसे वोल्केनो के टाइप्स होते हैं, एक्टिव वोल्केनो, डोर्मेंट वोल्केनो और एक्सटेंट वोल्केनो होते हैं। ये सब हमने पढ़ लिया था पिछले लेक्चर में। और इसमें हम लोग ये मतलब टाइप्स ऑफ वोल्केनो उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर पढ़ रहे थे। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सील वोल्केनो और कंपोजिट वोल्केनो दोनों समझ लिए थे। आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे काल्डेरा वोल्केनो के बारे में, फ्लड बेसाल्ट के बारे में और मिड ओशियनिक ओशियन रिज के बारे में। तो भैया सील्ड के बारे में थोड़े बहुत पॉइंट देख लेते हैं। भैया पृथ्वी पर सेकंड लार्जेस्ट वोल्केनो है। ये बेसाल्ट लावा से बनी होती है, तो भैया इसलिए यहाँ पे इसका जो एब्रेप्शन होता है, एब्रेप्शन समय यानी कि जब ये बहता है, निकलता है, तो बहुत ज़्यादा तरल यानी कि बहुत ज़्यादा लिक्विड ही होता है, तो भैया बहुत ज़्यादा दूर तक फैल जाता है। इस वजह से यहाँ पे जेंटल स्लोप बनता है। और वैसे तो नेचर वाइज ये कम एक्सप्लोसिव होता है। जब इसके अंदर पानी चला जाता है तो ये फट जाता है और ये कोन को सिलेंडर बना देता है, उसके ऊपर के हिस्से को। कंपोजिट वोल्केनो की बात करें तो भैया इसका जो लावा होता है वो कैसा होता है, गाढ़ा होता है और ठंडा होता है। और ये स्लोप स्टीप बनाता है। क्यों? क्योंकि भैया इसका जो मतलब जो इसका लावा निकलता है वो बहुत गाढ़ा होता है, तो दूर तक फैल ही नहीं पाता, इसलिए सीधे ऊपर खड़ा ही रहता है। तो भैया इस वजह से इसमें स्टीप बन जाती है, यानी कि खड़ी चट्टान बन जाती है। और हम लोग बात करें इसमें ज़्यादा ज़्यादा में पायरोक्लास्टिक मटेरियल ज़्यादा देखने को मिलता है और राखें वगैरह ज़्यादा निकलती है। उसमें लेयर्ड लेयर्ड मतलब लेयर के बेसिस पे यहाँ पे हमें सामान देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं काल्डेरा वोल्केनो के बारे में। इसको और समझते हैं अच्छी तरीके से। तो भैया हम लोग बात करने वाले हैं काल्डेरा के बारे में। तो काल्डेरा वोल्केनो के बारे में समझते हैं। तो भैया पहला पॉइंट तो यही, खास बात तो यही है कि भैया पूरे पृथ्वी पर हम लोग बात करें, ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक, यानी कि सबसे ज़्यादा फट सीना फटते सबसे ज़्यादा विस्फोटक यही होते हैं। तो भैया इसमें बात कर लेते हैं मोस्ट एक्सप्लोसिव वोल्केनो ऑन द अर्थ। ठीक है, और ये जब ये ज्वाला होती है, इतने एक्सप्लोसिव होते हैं कि जब ये क्रस्ट पर हम लोग बात करें कि जब ये फटते हैं तो भैया क्या होता है, ज्वालामुखी का जो ऊपर का हिस्सा होता है, जहाँ से हम लोग बात करें लावा वगैरह निकलता है। नॉर्मली आपने देखा था भैया, हमने देखा था कि भैया चाहे वो सील्ड वोल्केनो हो, चाहे कंपोजिट वोल्केनो हो, तो भैया लेयर बना के वो पर्वत को जहाँ पे वो होते हैं, जहाँ का वो स्ट्रक्चर होता है, उस पर्वत को थोड़ा बढ़ा देते हैं, यानी कि बढ़ जाता है वो, चाहे स्टीप बनता हो चाहे स्लो बनता हो, बढ़ा देते हैं। पर भैया इनके में तो उल्टा ही होता है। इनके में ये होता है कि भैया ये जितने हिस्से का इनका ऊपर का हिस्सा होगा उसे पूरा तोड़ देंगे और अपने ही अंदर घुसा लेंगे। इनके अंदर हमें ये देखने को मिलता है, अपने स्ट्रक्चर के अंदर ही ढा लेता है ये। इतना क्लियर हुआ? और इस ढह चुके हिस्से को, गड्ढे को काल्डेरा कहते हैं। क्या कहा जाता है? काल्डेरा कहा जाता है। क्लियर है इतना? यानी कि जितना हिस्सा नॉर्मली हम लोग वोल्केनोस के अंदर देखते हैं कि भैया अपने बाहर के स्ट्रक्चर को कैसा करते हैं, बड़ा करते हैं। भाई साहब ये पूरे स्ट्रक्चर को तोड़ फोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? तोड़ फोड़ देते हैं। क्लियर है इतना? तो भैया अब हम लोग ये समझते हैं कि भैया ये काल्डेरा के अंदर इतना ज़्यादा विस्फोट हो कहाँ से रहा है, बाकी भी तो बड़े हैं, तो उनके अंदर इतना ज़्यादा क्यों नहीं हो रहा, इसी के अंदर क्यों हो रहा है? तो भैया इसका रीज़न हमें यहाँ पे डायग्राम के साथ दिख रहा है आपको। तो ये भैया माउंटेन है, नीचे का हमें पता है 200 किलोमीटर तक क्या होता है, लिथोस्फीयर होता है, उसके पीछे उसके नीचे एस्ट्रोनोस्फीयर होता है 200 किलोमीटर नीचे। और ठीक है, तो भैया नॉर्मली जो हमारा जो मैग्मा या लावा रहता है वो प्रेजेंट कहाँ रहता है, 400 किलोमीटर के आसपास रहता है। पर हम लोग बात करें काल्डेरा वोल्केनो के साथ थोड़ा गलत होता है। इनके साथ ये होता है कि भैया इनका जो लावा है वो 200 किलोमीटर डिग्री के आसपास ही घूमता रहता है। यानी कि अब तो पहली बात तो ये पर्वतों के बहुत ज़्यादा पास है, तो भैया जब फूटता है तो भैया बहुत कस के एक्सप्लोजन होता है। ठीक है, और ऊपर ये भैया मैग्मा चैम्बर इसका बहुत कम हो तो भैया तो ठीक है, यानी कि इस पास मैग्मा वगैरह कम हो तो चल जाएगा। भैया इसके पास मैग्मा भी अंधाधुंध बड़ा है, तो भैया अब यही तो रीजन बनेंगे इसकी वजह से ये बहुत कस के फट रहा है। तो भैया अब रोकने वाला थोड़ा ना कोई है, चाचा थोड़ा ना बैठे, पिताजी थोड़ा ना बैठे उनके रोकने वाले। भैया मौका मिलेगा फट जाएंगे, बस यही तो उनका काम है। क्लियर है इतना? तो भैया जैसे कि हमने अभी कारण देखे, तो भैया क्या है तो उस चीज़ को समझ लेते हैं। तो क्या कारण था? पहला कारण ये लिखा है कि भैया ये ज़्यादा एक्सप्लोसिव क्यों होते हैं, क्योंकि मैग्मा भंडार नज़दीकी स्थित है। मैग्मा भंडार हमारा क्या होता है, ये मैग्मा चेम्बर यहाँ ज़्यादा पास में है। दूसरा क्या है, मैग्मा भंडार बहुत बड़ा है। मैग्मा भंडार यानी कि जो लिक्विड भरा पड़ा है, लावा वगैरह, तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में, इस वजह से और जल्दी ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद करेंगे भैया फ्लड बेसाल्ट वोल्केनोस के बारे में। ठीक है, तो भैया फ्लड बेसाल्ट को समझते हैं। तो भैया इस वोल्केनो के अंदर हम लोग बात करें, बहुत पतला लावा होता है। कैसा लावा होता है? बहुत ज़्यादा पतला लावा होता है, यानी कि हाईली फ्लूइड लावा होता है। तो भैया जब इतना ज़्यादा पतला लावा हमें देखने को मिलेगा, तो भैया जब इतना ज़्यादा पतला लावा देखने को मिलेगा, तो भैया ये क्या करेगा, बहुत दूर तक फैल जाएगा। कहाँ तक फैल जाएगा? बहुत दूर तक फैल जाएगा। एक बार अगर एक एपरप्ट हो गया से ही कई 100 किलोमीटर तक दूरी तक मतलब
सतह तक मतलब फैल सकता है। अगर हम लोग बात करें, अगर इसी लावा को मतलब एक सीरीज में छोड़ दिया जाए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद छोड़ दिया जाए, तो भैया ये ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर तक मोटा ही हो पाएगा, इतना ही मोटाई कवर कर पाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो हमारा दक्कन वाला पठार है वो इसी का एग्जाम्पल है भैया। जो महाराष्ट्र साइड पे हम लोग बात करें, जो मिट्टी वगैरह देखने को मिलती है, तो भैया उसी वोल्केनो का असर ही है। और भैया कहा जाए तो इतना बड़ा वोल्केनो था, इतना बड़ा वोल्केनो था, उसका लावा इतनी दूर दूर तक फैला कि भैया हमारी आधी इंडिया घिरी हुई है। चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, में प्लेट्यू वगैरह जहाँ देखने को मिलते हैं इंडिया में, साउथ इंडिया के अंदर, मुंबई महाराष्ट्र हो हमारा, या फिर आसपास के क्षेत्र वाले रीजन जैसे आंध्र प्रदेश वगैरह हुए, तो वहाँ पे मैं ये मतलब उसी का एग्जाम्पल है, फ्लड बेसाल्ट का ही एग्जाम्पल है। तो भैया इतना बड़ा वोल्केनो, जब हम लोग अफ्रीका के पार्ट में थे तब हमें ये वोल्केनो एरप्शन देखने को मिले थे। कब? जब हमारा लैंड गोंडवाना लैंड था। तो भैया लास्ट वोल्केनो के बारे में ही देख लेते हैं। तो लास्ट वोल्केनो हमारा मिड ओशियनिक रिज। तो इससे हमें समझ में आ रहा है भैया ये कैसा ओशियन के अंदर होने वाला है। तो ये इतना समझ में आया, यानी कि ओशियन के बीच में जो सतह होती है वहाँ पे हम लोग को पाया जाता है ये हमारा मिड ओशियनिक रिज। तो भैया ज्वालामुखी महासागरों में ये ज्वालामुखी महासागरों में पाया जाता है। ठीक है। दूसरा कारण ये है कि भैया ये कटक 70,000 किलोमीटर लंबी श्रृंखला के रूप में फैला हुआ है। तो कटक बेसिकली वहाँ पे पहाड़ियाँ उसी के बीच से निकलता है ये मिड ओशियनिक रीजस। ठीक है। इन कटकों के मध्य सेंटर से लावा एब्रप्ट होता है। तो भैया जैसे कि हम लोग बात करें, वही है, सेंटर से क्या कर रहा है, लावा एब्रप्ट कर रहा है, सिंपल। तो भैया फिर से बता दे रहा मिड ओशियनिक रीजस के बारे में। तो ये क्या, नाम से ही पता चल रहा है कि ये समुद्र के बीच में पाए जाते हैं। तो भैया इनका जो हम लोग बात करें कि ये कटक 70,000 किलोमीटर की श्रृंखला के रूप में फैली हुई है, यानी कि 70 किलोमीटर तक फैली हुई है अटलांटिक ओशियन के अंदर, ये पहाड़ियों के रूप में। और वहाँ पे बीच बीच में उन्हीं की भी उन पहाड़ियों के बीच में ही पाए जाते हैं। इन कटकों के मध्य में सेंटर से लावा निकलता है, यानी कि इन कटकों की जगह से हमारा क्या निकलता है, लावा अब्रप्ट होता है। ठीक है। और जैसे ही निकलता है वहीं पे आसपास ही जम जाता है। ठीक है, इतना हमने देख लिया था। और उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया हो। तो भैया हम लोगों ने आज क्या देखा, फ्लड बेसाल्ट के बारे में देखा था हमने, और किसके बारे में देखा था, मिड ओशियनिक रिजेस के बारे में देखा था, कॉल्डेरा के बारे में भी थोड़ा बहुत देखा था। और पिछले लेक्चर के अंदर कंपोजिट तो पढ़ ही चुके थे हम लोग, और सील भी पढ़ चुके थे उसके अंदर, और टाइप्स भी देख लिए थे हमने, और ये वाले टाइप्स भी देख लिए थे। और इसी के साथ हमारे लेक्चर की होती है विदाई। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, सी यू, सायोनारा।